देखो, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। अब ये कंपीटिंग बिजनेस क्या होता है? ऑब्वियस बात है कि जो बिजनेस फर्म करती है वही वाला बिजनेस तुम करोगे, तो ही वो बनेगा। दूसरी बात, लगभग उस लोकल एरिया में करोगे जिस लोकल एरिया का इन्फ्लुएंस, जिस लोकल एरिया में फर्म के बिजनेस का इन्फ्लुएंस है। मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, अब इसमें कोलकाता में कोई इन्फ्लुएंस है क्या? मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो लोकल मतलब एरिया भी कंपटीशन को डिफाइन करता है, बिजनेस का नेचर भी कंपटीशन को डिफाइन करता है। अब सवाल है, यहाँ पे बात हो रही है राइट्स की, आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स की। कोई पार्टनर है जो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो क्या उसे ये हक है कि वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? एक्ट क्या बोलता है इस बारे में? और क्या वो कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना के रिस्ट्रेन लगा सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है आउटगोइंग के अलावा? लेट्स सी, एन आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन। एक्ट ने तो क्या कर दी, हरी झंडी दे दी उसका, यू कैन कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म। एक्ट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। और इवन एंड लिखा है, और लिखा है ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही मे नॉट। मतलब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ के बीच में लिखा है ना, ये दो कॉमा के बीच में लिखा है, इसको जरा समझ लो बस। वो कह रहा है, तीन पार्टनर थे एबीसी, सी आज फॉर्म छोड़ रहा है, सब कुछ मामला साइलेंट है, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, छोड़ के चला गया। तो वो फर्म के कंपटीशन में बिजनेस कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है और कोई उसे रोक नहीं सकता है। वो एडवर्टाइज भी कर सकता है इस बात को कि मैं उस फर्म में एक्सपीरियंस लेके आया हूं, उससे भी कोई नहीं रोक सकता उसे। लेकिन यहां जो लिखा है वर्ड, बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। जब वो छोड़ के जा रहा था, तब ए और बी ने उससे कहा भाई एक काम कर, एक कॉन्ट्रैक्ट करके जा, भले इसके लिए हमसे अलग से पैसे ले ले। ऑब्वियसली ऐसा पैसा वैसे लेगा तभी तो करेगा, लॉ तो उसे राइट दे ही रहा है ना। और एग्रीमेंट वर्ड का मतलब तो म्यूचुअल कंसेंट ही होता है ना, डरा धमका के तो करा नहीं सकते। तो एक नॉन कंपीटिंग फी बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स और बहुत सारी जगह पे तुम इसको बाद में पढ़ोगे, और टैक्सेबल होती है ये इनकम। तो एक तरह से वो लीगल है बिल्कुल। भाई मैं मेरा राइट छोड़ रहा हूँ, मेरे को बिजनेस करने का हक है इंडिया में, और किसी के भी कंपटीशन में बिजनेस कर सकता हूँ। मेरा राइट छोड़ रहा हूँ मैं, कि मैं तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आऊंगा, इसके लिए मैं फीस लूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतनी फीस है, इतने साल तक इस लोकल एरिया में मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो अलग बात है। अदरवाइज लॉ ने तो सबसे पहले कह दिया, एन आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस। कोई डाउट है तो बताओ? ही मे, बट वो बोलता है बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही मे नॉट use the firm name, represent himself carrying on business of the firm, solicit the custom of persons who are dealing with the firm before he cease to be a partner। अब मेरे को एक बताओ, ये जो मना कर रखी हैं तीन चीजें, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मना कर रखे हैं कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी मना है? ध्यान से पढ़ के जवाब दो, जल्दी मत करो, पूरी कहानी फिर से पढ़ लो। मेरा सवाल है कि ये जो तीन चीजें नीचे लिखी है एबीसी, इसका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना है नहीं है, या ये लॉ ही मना कर रहा है उसे कि आप ये तीन काम नहीं करोगे? आप वो फॉर्म का नाम यूज कर सकता है, फिर एडवर्टाइज क्या करेगा वो? नए बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? पर क्या ये तीनों एक्टिविटीज
वो कर सकता है किसी भी हालत में कुछ करके, ये पॉइंट उसी के लिए लिखा है। यस, वो भी फर्म को पैसे देके जा सकता है। ये वर्ड जो लिखा है ना, बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ये लाइन लिखी है कि इन तीनों का एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन। नहीं करना उसको शेयर लोगों के साथ, किससे? वो तो पर्सनल हो गया बिजनेस, अब उसका, अब तो वो प्रॉफिट है ही उसका। फर्म का कहाँ काम हो रहा है, ऐसा कहाँ सुन लिया, समझ लिया तुमने? हाँ, यूज द फर्म नेम। इस पे फर्म का नाम यूज करने का मतलब ये है कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था, सपोज मैं एबीसी फर्म में था, मेरी पहचान एबीसी फर्म से है, तो मैं बाद में भी यूज कर रहा हूं कि मैं एबीसी फर्म का हूं, आई कैन नॉट यूज दिस नेम। जब मैंने फर्म छोड़ दी तो आई कैन नॉट यूज दिस नेम। तो यही तो लिखा है, और क्या है? अरे मैं ये बोल रहा हूं, क्या ये तीन काम कर सकता हूं मैं? अगर मैं एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट कर लूं और पार्टनर को पैसे दे दूं कि भाई मैं अभी और 6 महीने फर्म का नाम यूज करूंगा, तो फिर तो कर पाऊंगा ना। अरे अब तो कहानी नहीं समझ में आ रही। मैं, एक बात होती है कि मेरी पार्टनर से कोई बात नहीं हो रही, मैं तो चाह रहा हूं चुपचाप, तो ये तीन काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं पार्टनर्स के साथ ही क्या कर लूं, कॉन्ट्रैक्ट, मेरे फर्म के पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जाऊंगे, भाई अभी मैं और थोड़े दिन फर्म का नाम यूज करूंगा, भाई मैं अभी थोड़े दिन और ये रिप्रेजेंट करूंगा कि मैं फर्म का ही आदमी हूं, वो बिजनेस करूंगा, मेरा बिजनेस सेटअप होने तक। अरे मैं अचानक से अभी बाहर जा रहा हूं, मेरे से लोग बिजनेस ही नहीं करेंगे, नहीं तो। अरे ये दोनों साइड से चलती है बात, एक तरफ से समझाई थी मैंने, वहां बहुत आराम से समझ में आ रही थी, अब ये दूसरी साइड समझा रहा हूं मैं कि मेरा बिजनेस बाहर सेटअप करने के लिए हो सकता है ये तीन काम मेरे को करना पड़े। ऑब्वियस बात है, पैसों के चक्कर में सब हाँ ही बोलते हैं, और क्या बोलना। बिजनेस करने पे रोक टोक नहीं है, देखो, वो तो राइट है उसका। ये रोक टोक बिजनेस करने की है या पुरानी फर्म का फायदा उठाने की है? उसका नाम, उसका फायदा है, अपने आप को ये रिप्रेजेंट करना कि मैं अभी भी उस फर्म में हूं, ये फायदा उठाना है। और तीसरा, पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट करना, फोन लगा लगा के अपने पास बुलाना, ये भी फर्म का फायदा है। वो फायदा उठा रहा है फर्म का पुराना, फायदा उठा सकता है अगर तुम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो। नहीं तो ये फायदे नहीं उठा सकते, राइट रिस्ट्रिक्टेड है, इन फायदों के साथ नहीं है। हाँ, तुम फर्म के कंपटीशन में बिजनेस कर सकते हो, उस पर कोई दखल नहीं देगा, तुम अपने नए बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकते हो, उस पर भी कोई दखल नहीं देगा, दो राइट है ये ऊपर लिखे हुए, ही में कैरी ऑन बिजनेस एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस, पर ये नहीं कर सकते हो। अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसको साफ क्या बोल देता है, वाइट, सेक्शन 27 of the contract act, such agreement shall be valid if restriction imposed by are reasonable। हाँ सर, वो तो ऐसा बोलता ही नहीं था, इसीलिए तो वर्ड क्या लिखा है आगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27, फिर यहाँ कॉमा लगा है, मतलब ये कहानी केवल इस एक्ट की है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो साफ बोलता है सच एनी एग्रीमेंट विच इज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज void। हालांकि उस एक्ट को भी ध्यान से पढ़ना, उसमें दो एक्सेप्शन है, एक ये पार्टनरशिप वाला और एक गुडविल बेचने वाला। गुडविल बेचने वाला एक्सेप्शन लिखा है उसमें, मेरे श्री गंगा की दुकान खरीदी बोर्ड के साथ, नाम के साथ, और उससे बोल सकते हैं कि 6 महीने साल भर तू इस पूरे उज्जैन में या पूरे मालवा में कहीं दुकान नहीं खोलेगा, लिमिटेड एरिया में, है ना, लिमिटेड पीरियड में यू कैन नॉट डू बिजनेस। तो ये
वहां भी था एक छोटा सा एक्सेप्शन गुडविल का और यही वाला, लेकिन वो बेसिक बात यही बोलता है रिस्ट्रेन मना है। यहाँ पे सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड आर रीजनेबल, यहाँ पे ऐसे लिखा। देखो, a partner may make an agreement with his partners that on ceasing to be a partner, मतलब वही आउटगोइंग पार्टनर, पूरी कहानी का मतलब एक ही है। आउटगोइंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर के साथ क्या कर सकता है, मे मेक एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है। ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट। ऊपर क्या पढ़ा था, ही हैज अ राइट टू कैरी ऑन सिमिलर टू बिजनेस, कंपटीशन में खोल सकता है। नीचे क्या लिखा है, वो चाहे तो ऐसा एग्रीमेंट भी कर सकता है कि मैं बिजनेस नहीं खोलूंगा, ये इसके पैसे लेने की बात हो गई। अरे आया समझ में, विद इन, वही रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं खोल सकते हो, कभी भी नहीं खोल सकते हो, ये सब नहीं आ रहा है। विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में कंपटीशन में बिजनेस नहीं करूंगा, और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में कंपटीशन में बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसा एग्रीमेंट ही वैलिड है, मैं कभी भी नहीं करूंगा, कहीं भी नहीं करूंगा, ये एग्रीमेंट की टर्म्स ही वॉइड है, वेग है, वेग टर्म्स है। कोई डाउट है तो बोलो। रीजनेबल टर्म्स पे कंपटीशन रोकी जा सकती है। देखो, ये और इंटरेस्टिंग है, फिर से राइट किसका, आउटगोइंग पार्टनर का। इन सर्टेन केसेस शेयर सब्सिक्वेंट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, मतलब वो फर्म छोड़ चुका, फिर भी फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है। ये कैसा जादू है, तुमने फर्म छोड़ दी, अब फर्म प्रॉफिट कमा रही है पर तुम प्रॉफिट ले रहे हो। ये अकाउंट्स में पूरा का पूरा उठा के आया हुआ है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, सेक्शन 37, वहां पे वो पार्टनर आज फर्म छोड़ रहा है, वो फर्म के पास पैसे नहीं है उसे देने के लिए, टुकड़ों में देगा नहीं, तुम, अरे तुम्हारे पास पैसे ही नहीं देने के लिए, या तो लोन बनाओगे, एक लोन का इंटरेस्ट तय होगा, तो लोन का इंटरेस्ट या प्रॉफिट का शेयर विच एवर इज हायर देना पड़ेगा उसे, तुमने उसका पैसा एज अ कैपिटल यूज करा है। वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड, देखो इसीलिए केस किसका शुरू हो रहा है, डेथ, और अदरवाइज सीज्ड टू बी अ पार्टनर, ये क्या हो गया, रिटायरमेंट। And the surviving and continuing partner carry on business of the firm with the property of the firm without any final settlement of account between them। ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात, तो क्या, कि वो जो बाकी के पार्टनर है ना, वो उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके पैसे को तुम कैपिटल की तरह यूज कर रहे हो, उसका पैसा उसको लौटा देना था ना, ये तो सेटलमेंट करके उसके नाम पे लोन कर देना था, इंटरेस्ट देना शुरू कर देना था, तुमने कुछ भी सेटल नहीं किया। बाहर जाने वाले पार्टनर के साथ सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो बाहर चला गया है, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है, वो आगे से फर्म के लिए काम नहीं करता, लेकिन तुमने उसका सेटलमेंट नहीं किया है, ना उसे पैसे दिए, ना उसे कन्विंस किया कि भाई तेरे पैसे लोन की तरह मैं चुका दूंगा, इतने ब्याज दे दूंगा। यू डू नॉट हैव एनी फाइनल सेटलमेंट। आगे लिखता है, एंड द आउटगोइंग पार्टनर और इज एस्टेट then in absence of a contract to the contrary the outgoing partner or his estate is entitled to option himself। ये है काम की लाइन। आउटगोइंग पार्टनर या उसकी एस्टेट है ना, डेथ के केस में उसकी एस्टेट और रिटायरमेंट के केस में वो खुद, उसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब राइट है। वो बोल रहा है कि जैसे सपोज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तुम्हारा साल चल रहा था, 1 सितंबर को या तो उसकी डेथ हो गई या वो छोड़ के चला गया पब्लिक नोटिस देके, 1 सितंबर को तुम्हें उसका फाइनल सेटलमेंट करना था। सेटलमेंट करना था मतलब समझ रहे हो, उसको बुला के बातचीत करके पैसे दे सकते थे तो पैसे ही दे देने थे,
नहीं भी पैसे दे पा रहे हो तो उसका फाइनल सेटलमेंट कर देना था। फाइनल सेटलमेंट का मतलब भैया तेरे 5 लाख रुपए बनते हैं तेरी कैपिटल प्रॉफिट वगैरह के, वो तू अभी ले जा, ये एक तरह का सेटलमेंट है। दूसरा, ये 5 लाख रुपए को हम लोन बना लेते हैं यार, मेरे पास अभी नहीं है पैसे पर मैं दे दूंगा। कन्विंस करो उसे, वो एग्री कर जाए तो। दो बातें हो सकती है तुम्हारे ऐसे बोलने पे, वो बोलते नहीं नहीं मेरे को नहीं मतलब, मेरे को भी पैसे चाहिए, इसका मतलब सेटलमेंट नहीं हुआ, चला गया उठ के गुस्से में। या वो एग्री कर गया कि ठीक है 5 लाख का लोन है, इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, 6 महीने में पैसे दे देना, इसको भी सेटलमेंट बोलेंगे। पैसे दे दिए उसको भी सेटलमेंट बोलेंगे। लेकिन तुम्हारा डिस्प्यूट ही चल रहा है, तुम्हारा सेटलमेंट हो ही नहीं रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? ऐसे केस में उससे मिलेगा ऑप्शन कि 1 सितंबर से 31 मार्च तक जो मनी यूज कर रही है फर्म, उसे वो कैपिटल माने या लोन माने। अंतर तो समझते हो ना? लोन माना तो राइट होता है इंटरेस्ट, और अगर कैपिटल माना तो राइट होता है प्रॉफिट। तो 1 सितंबर से 31 मार्च में दोनों में ऑप्शन है मेरे पास कि अगर फर्म मेरा सेटलमेंट नहीं कर रही है, भाई मेरा फर्म सेटलमेंट कैसे करती है आप नहीं मान रहे, अरे मैं क्या नहीं मारू, मेरे को अभी सारे पैसे दे तो मैं भी मान जाऊंगा। उसको तो जब मैंने फर्म छोड़ दी तो उसको तो देना चाहिए ना। नहीं दे पा रहे हो, फर्म डिसॉल्व करो, बेचो सब और दे दो मेरा पैसा। तुम कंटिन्यू करना चाहते हो ये तो तुम्हारा फायदा है, मेरा क्या फायदा है इसमें? समझ लो ना मेरी बात? तो अगर फर्म सेटलमेंट नहीं कर रही है तो उसके दो ऑप्शन, उसके पास दो ऑप्शन है, उसको जो फायदा लगेगा वो ऑप्शन वो ले लेगा। अगर उसे इंटरेस्ट ज्यादा लगता है तो वो इंटरेस्ट ले लेगा, फर्म लॉस में गई तो वो इंटरेस्ट मांग लेगा। फर्म ने प्रॉफिट हायर कर लिए हैं इंटरेस्ट अमाउंट से भी, तो वो प्रॉफिट मांग लेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मतलब अपना। और इस पे अकाउंट्स में क्वेश्चन करे थे। हम्म, वही है ये सेक्शन 37। तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स में। वो बोल रहे हैं such share of profit made since he ceased to be a partner as may be attributed to the use of share of property of the firm। क्यों दे रहे हैं ये उसको? क्योंकि उसका पैसा फर्म यूज कर रही है अपनी मर्जी से, उसके पैसे उसको लौटा नहीं रहे, उसको कन्विंस भी नहीं कर रही है। तो जब फर्म ने उसका पैसा यूज किया है तो उसे फर्म को लौटाना पड़ेगा। या तो इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम के रेट से वो कैलकुलेट करके देखेगा, भाई मेरे 5 लाख 6% पर एनम के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं। एक फिगर आया, एक फिगर उसने देखा मैं 1/3 प्रॉफिट शेयर लेता था, मेरा आज इनका ये प्रॉफिट हुआ है तो मेरा 1/3 कितना बनता है, दोनों में से जो ज्यादा होगा मैं ले लूंगा, क्योंकि तुमने मेरा सेटलमेंट नहीं। बस यही लीगल राइट देता है उसको कौन? सेक्शन 37। को डाउट है तो बताओ, किसको? आउटगोइंग पार्टनर को। वो आउटगोइंग पार्टनर डेथ वाला हो सकता है, रिटायरमेंट वाला हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये राइट एनफोर्स करा लेगा। कहानी समझ में आई? पर ये राइट मिलता कब है? जब पब्लिक नोटिस देने के बाद आपका फाइनल सेटलमेंट ना हुआ हो। सेटलमेंट हो जाएगा तो फिर सेक्शन 37 नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम एक तरफ जब कन्विंस हो जाओगे उनसे कि हाँ मेरा पैसा लोन मान लो और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना, वो 5% हो 15% हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 से ज्यादा हो कम हो, एग्री हो गए थे ना फर्म और तुम, तो बात खत्म हो गई थी। सेटलमेंट नहीं हुआ है, तब ये हुआ ना कि तुम्हारा पैसा तुम्हारी मर्जी के बिना यूज कर रहे हो। कोई डाउट है तो बताओ। देखो अब इसमें एक प्रोवाइडेड दैट है, whereby contract between the partners an option is given to the surviving or continuing partner to purchase the interest of the deceased or outgoing partner, and that option is duly excised. The estate of the deceased partner or outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profit, but if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respect comply with the term thereof, he is liable to account अंडर द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे एक प्रोवाइडेड दैट दिया है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब एक्सेप्शन होता है, और इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, वही आउटगोइंग पार्टनर